नमस्ते, मैं हूँ संध्या सिसोदिया और आज हम हाई स्कूल की 2021 की बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था, उसके ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसमें 8 सबसेक्शन है, तो ये 8 नंबर का है। पहला है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो ये कहना चाहते हैं कि जो बनने वाला पदार्थ है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड ही चूने के पानी को दूधिया करती है और ये तब उत्पन्न होती है जब अंडे के पीछे हुए कवच मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट से HCl क्रिया करे। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र है। तो एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन यहाँ CH लिख गया, लेकिन C2H6 होता है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पिक्चर लगाया है। तो इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो पूछा गया है कि इसमें कितने सहसंयोजक बंध है। तो जितने आपको इलेक्ट्रॉन शेयर होते हुए दिख रहे हैं, वहां हर जगह एक सहसंयोजी बंध उपस्थित है। आप चित्र में देखेंगे तो हर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ एक बंध बना रहा है, हर एक हाइड्रोजन के साथ एक बंध बन रहा है, तो कुल मिलाकर 6 बंध वहां बन रहे हैं हाइड्रोजन के साथ कार्बन के, और एक कार्बन और कार्बन के बीच में बना हुआ सहसंयोजी बंध है। तो कुल मिलाकर एथेन में 7 सहसंयोजी बंध उपस्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि सही नहीं है। तो हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में बाईं ओर धातुएं हैं और दाईं ओर अधातुएं हैं। तो अब जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, ये सही चीज है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। और ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि अधातुएं दाईं ओर आपको मिलेगी जिनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। लेकिन परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये कथन गलत है, क्योंकि दाईं ओर जो होती हैं अधातुएं होती है और उनका गुण होता है विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है और आपका ऑप्शन 3 IR² सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप अगर देखें तो शक्ति का जो सूत्र है वो होता है P बराबर VI। अब VI को आप जब रखेंगे और उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि I²R VI और V²/R ये सब सही है, लेकिन IR² एक गलत निरूपण है। तो आपका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, यानी कि ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या पूछना चाहते हैं। असल में ये आपको पूछना चाहते हैं कि आप दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जानते हैं या नहीं। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में आपको पता है, अगर धारावाही चालक आपके हाथ में है और अंगूठा उसकी दिशा दर्शा रहा है, तो आपकी उंगलियां जिस ओर घूम रही हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाने वाली केंद्रीय
रेखाओं का केंद्र एक ही है, सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र सिर्फ एक ही है और वो केंद्र आपका धारावाही चालक ही होता है। तो यहाँ आप चित्र में देखिए, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का पूरा चित्रीय निरूपण किया गया है। अगर आपके हाथ में एक धारावाही चालक है और उसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है तो उसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है लंबवत रूप से, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन रही है, 1 2 3 ऐसे बाहर एक एक सर्कल बनता जाएगा, एक के बाहर एक। तो जब एक के बाहर एक सर्कल बनता जाता है तो उसका केंद्र सिर्फ एक ही होता है और वो केंद्र क्या है, जहां से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि धारावाही चालक। तो सभी चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हुए। अगला क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान भरिए। तो अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कि उदासीनीकरण प्रक्रिया। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपने पढ़ा होगा कैपिटल R बराबर 2F, है ना, यानी कि वक्रता त्रिज्या जिसको हम R से दर्शाते हैं वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, या हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक विद्युत धारा का एम्पियर है। अगला क्वेश्चन है वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे फ्यूज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, तो इसीलिए ओजोन का जो अणु सूत्र लिखते हैं हम उसको लिखा जाता है O3 और ऑक्सीजन को लिखते हैं O2। तो ऑक्सीजन में अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं लेकिन ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाते वक्त आपको सबसे पहले दोनों कॉलम को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और आपको ढूंढना है कि दोनों कॉलम के बीच में संबंध क्या है। अब देखिए एक तरफ 5 चीजें लिखी हुई है एक कॉलम में और दूसरी तरफ 6 है। ये इसलिए ऐसा दिया जाता है ताकि पता लगाया जाए कि बच्चों को असल में सही ज्ञान है या वो अंदाजा लगाकर जोड़ी मिला रहे हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो आप आराम से पढ़िए, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, याद करने की कोशिश करेंगे और अपना सही आंसर मार्क करेंगे। स्पाइग्मो मैनोमीटर, अगर आपको पहला नहीं आता है तो आप दूसरे पे शिफ्ट हो जाइए। वृक्क, वृक्क तो आपने जरूर पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? उत्सर्जन तंत्र में। तो देखिए दूसरी तरफ उत्सर्जन लिखा है और आप उसे उत्सर्जन से मिला देंगे। धूम्रपान, धूम्रपान का मतलब है धुएं का पान। धुएं का पान यानी आप स्मोकिंग की बात कर रहे हैं और उससे क्या होता है? फेफड़ों का कैंसर। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन फेफड़ों के कैंसर से मैच करता है। रंध्र, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसमें ये होते हैं पौधों में और काम करते हैं गैसों के आदान प्रदान का। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अंदर लेते हैं रंध्र के माध्यम से और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं रंध्र के माध्यम से। अगला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो अब रह गया स्फैग्मो मैनोमीटर। तो आप देखिए कि आपने जब हृदय की बात की होगी तब आपने स्फैग्मो मैनोमीटर का नाम पढ़ा होगा। ये रक्त दाब को नापता है। तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे और वो क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होने वाली एक ही अभिक्रिया है जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, सॉलिड अवक्षेप बनते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच का मान लिखिए। तो शुद्ध जल का पीएच का मान 7 होता है। कोई भी उदासीन विलयन आसुत जल या शुद्ध जल का आपसे पीएच पूछते हैं तो पीएच है 7।
इसका pH न तो अम्लीय है नहीं न ही क्षारीय, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आयन नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी के जनक का नाम क्या है? अनुवांशिकी के जनक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र है 1/, फोकस दूरी बराबर 1/, प्रतिबिंब की दूरी धन 1/, वस्तु की दूरी। अब यहीं पे अगर धन की जगह आपने ऋण कर दिया तो ये हो जाएगा लेंस सूत्र। तो बहुत ध्यान से काम करेंगे। दर्पण और लेंस सूत्र में सिर्फ एक चिन्ह का अंतर है, धन और ऋण का। आप ध्यान से लिखेंगे। आप जब भी ये सूत्र लिख रहे हैं तो 1/, फोकस दूरी बराबर 1/, वस्तु की दूरी बाद में लिखेंगे, 1/, प्रतिबिंब की दूरी पहले लिखेंगे। यानी कि 1/v आपको पहले लिखना है और 1/u आपको बाद में लिखना है। तो आप जब भी लिखेंगे तो सिर्फ धन और ऋण का अंतर होगा। अगला क्वेश्चन है CFC का पूरा नाम लिखिए। तो CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये है आपकी उत्तरमाला। ये आपकी उत्तरमाला इसलिए दी गई है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन पेपर को, तब आपने क्वेश्चंस के आंसर सही गैस किए या गलत, उसकी पुष्टि के लिए ये उत्तरमाला यहाँ पे दी जा रही है। लेकिन इसे कभी भी आपके प्रैक्टिस के टाइम नहीं खोलेंगे आप। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस करें और उस पर नोट डाउन कर लें अपने आंसर्स और बाद में मिला लें। जितनी बार आप प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा तरीका है। आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे और कभी भी आपको दोबारा पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।